अरे भैया मोदी राज में क्या जुल्म हो रहा है भैया, क्या जुल्म हो रहा है। Well, in a big setback to Bollywood after Saif Ali Khan and his family, the Madhya Pradesh High Court has set aside a 25-year-old order that upheld their right over properties worth 15,000 crore. बेसिकली सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जा चुका है भाई साहब। इस प्रॉपर्टी में फ्लैगस्टाफ हाउस, नूर सभा पैलेस होटल, दर उस सलाम और अहमदाबाद पैलेस जैसे करोड़ों के एस्टेट शामिल थे। ये सब कुछ होने के बाद सैफ की हालत कुछ ऐसी हो गई है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। इस फैसले के बाद इंडियन लिबरल्स का फुल ब्लोन मेल्टडाउन शुरू हो चुका है भाई साहब। कईयों के तो रो रो के हाल बेहाल हो चुके हैं और कई कह रहे हैं मोदी मुस्लिम्स पे जुल्म कर रहा है जी, जुल्म। ऐसे में कोई जिन्ना को याद करने लग गया है तो कोई कह रहा है इंडिया में अब मुसलमान सेलिब्रिटी भी सेफ नहीं है। इस फैसले के बाद तैमूर का रिएक्शन भी सामने आया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? इसलिए ना सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्यों सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या होता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट? क्या वाकई में इंडिया में मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है? और इनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या सच में सैफ अली खान के साथ नाइंसाफी हुई है? तो आइए इन सभी सवालों के उत्तर इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंडियन कोर्ट्स ने ना सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अब इन प्रॉपर्टीज पर सैफ अली खान और उनकी फैमिली का कोई हक नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब देखिए, सैफ अली खान के साथ ये अन्याय हुआ है या नहीं, या फिर सैफ अली खान की जो फैमिली थी वो खुद अन्याय करने वाली थी, ये समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बेसिकली 18th सेंचुरी के करीब ना औरंगजेब की आर्मी में एक अफगानी शख्स था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। जब मराठास और ब्रिटिशर्स के बढ़ती पावर के कारण मुगल एम्पायर टूटने लगी, तब दोस्त मोहम्मद खान ने ना पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाया और भोपाल रीजन को पूरी तरीके से अपने अंडर कर लिया, जिसपे 11th सेंचुरी में हिंदू राजा भोजराज करते थे। खैर, वक्त के साथ ना भोपाल एक इन्फ्लुएंशियल प्रिंसली मुस्लिम स्टेट बन गया। हालांकि आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि भले ही भोपाल पर शासन मुस्लिम नवाबों का हो, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी ना वो अभी भी हिंदू ही थी। फिर आता है 1926, जब सुल्तान जहां बेगम जो है भोपाल की नवाबी बेगम बन जाती हैं। ये उनकी ओरिजिनल फोटो है जो बॉलीवुड के हिसाब से कुछ ऐसी दिखती थी। खैर, इन्होंने 1926 में ही अपनी गद्दी छोड़ दी और अपने बेटे हमीदुल्लाह खान को रियासत का नवाब बना दिया। हमीदुल्लाह खान जो थे ना वो ब्रिटिश एजुकेटेड थे। उनका लाइफस्टाइल काफी अंग्रेजी था, वेस्टर्न, सोफिस्टिकेटेड, बट पॉलिटिकली वो एक हार्डकोर इस्लामिस्ट थिंकर थे। ब्रिटिश राज के दौरान ना उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के एक लॉयल प्रिंसली अलाई के रूप में रूल किया था और इसी कारण से ब्रिटिशर्स ने उन्हें कई बार चांसलर ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द प्रिंसेस बनाया था। ये वही बॉडी थी जो ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाई थी। हमीदुल्लाह का जो अप्रोच था ना वो काफी सेल्फ सर्विंग था। वो चाहते थे कि भाई उनका रॉयल पावर जो है ना वो बना रहे, चाहे भारत आजाद हो या ना हो। इनफैक्ट 90s, 30s और 40s में जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था ना, तब उल्टा वो इंडिया के आजादी का विरोध करने लगे थे, क्योंकि उनके अनुसार अगर भारत आजाद हो गया ना तो हिंदू मेजॉरिटी सिस्टम में उनका रियासती कंट्रोल छिन जाएगा। इसीलिए इसी बीच जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए कैंपेन शुरू कर दिया था, तब हमीदुल्लाह खान जिन्ना को ओपनली सपोर्ट करने लगे थे। इनफैक्ट नवाब हमीदुल्लाह खान ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक दोस्ती का पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं हमेशा से पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग और लॉयल सपोर्टर रहा हूं और मुस्लिम लीग ये बात जानती है, पर भोपाल जो है वो 80% हिंदू है, जिसके कारण मैं मजबूर हूं। चल, मैंने ये बात डिसाइड कर ली है कि मैं कभी भी भारत के साथ एक्सेशन साइन नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान और इस्लाम की सेवा करता रहूंगा। हमीदुल्लाह खान टाइम टू टाइम जिन्ना से मिलते नजर आते थे और ये उन्होंने खुद अपने एक लेटर में लिखा है। जब 1947 में भारत आजाद होने वाला था ना, तब उस वक्त ब्रिटिशर्स ने सभी प्रिंसली स्टेट को 3 क्लियर ऑप्शन दिए थे: भारत के साथ मिल जाओ, पाकिस्तान के साथ मिल जाओ या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट समझदारी दिखाकर भारत में मर्ज हो गए थे और जो नहीं समझ रहे थे ना उनको सरदार पटेल ने शांति से समझा दिया था। लेकिन नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत के साथ मर्जर से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो भोपाल को एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते थे, जहां वो सुप्रीम रूलर बनकर इस्लामिक गवर्नेंस चला सके, जिस कारण से वो इंडिया के एक्सेशन प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर हमीदुल्लाह के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भोपाल जियोग्राफिकली पाकिस्तान से कंप्लीटली कट ऑफ था और 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। यानी हमीदुल्लाह को अपने शुगर डैडी पाकिस्तान से मदद मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ऊपर से वहां की जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी ना, उसने नवाब का विरोध करना शुरू कर दिया था और इस विरोध को, इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए नवाब हमीदुल्लाह
हमीदुल्ला ने रिप्रेशन चालू कर दिया। प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा 1948 आते आते प्रजामंडल नाम का एक अंडरग्राउंड सिविल मूवमेंट चालू हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और सभी हिंदुओं ने इंडिया के फेवर में नवाब के खिलाफ डिसओबीडियंस स्टार्ट कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करने का काम लीड कर रहे थे, उन्होंने नवाब को कई बार वार्न कर दिया था कि वो हिंदुओं के खिलाफ क्रैकडाउन बंद कर दें और शांति से भारत में मिल जाएं। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। बाय अर्ली 1949 पब्लिक ट्रस्ट नवाब पर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। भोपाल के लोग ओपनली उनका विरोध कर रहे थे और पाकिस्तान भी नवाब की कुछ खास मदद कर नहीं पा रहा था। और तब जाकर 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने फाइनली क्वाइटली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया और भोपाल ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। पर यहाँ पर मजेदार बात आपको पता है, भारत से इंटीग्रेशन के बाद भी नवाब ने कभी भी भारत से अपनी गद्दार हरकतों पर माफी नहीं मांगी। उल्टा इंडियन गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम पैसे देती रही पेंशन के रूप में, जिसके सहारे वो इंडिया में आराम से लग्जरी की लाइफ जीता रहा। डिस्पाइट इस बात के कि वो इस दौरान भी पैरेलली पाकिस्तान के इलीट सर्कल्स में अपने कनेक्शंस मेंटेन करता रहा। पर चलिए अब भोपाल से पटौदी चलते हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला की 3 बेटियां होती हैं, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। आबिदा सुल्तान सबसे बड़ी बेटी थी। दूसरे नंबर पे थी साजिदा सुल्तान। साजिदा सुल्तान की शादी जो थी वो इफ्तियार अली खान पटौदी से हुई थी, जो नवाब ऑफ पटौदी थे, जो बाद में इंडिया और इंग्लैंड दोनों की क्रिकेट टीम से भी खेले थे। इन्हीं के बेटे हुए मंसूर अली खान पटौदी, जो सैफ अली खान के पिताजी हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैफ के दादाओं का लीनियज यानी कि पटौदी फैमिली की हिस्ट्री वो भी ऐसी हरकतों से भरी हुई है जो भारत के पक्ष की नहीं है। जब अंग्रेज मराठा एम्पायर के खिलाफ दूसरा एंग्लो मराठा वॉर लड़ रहे थे ना, तब मराठा आर्मी में एक अफगान कमांडर था, फैज तलाब खान। यह आदमी ओरिजिनली अफगानिस्तान के बरेज कबीले से था। जब अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ा ना, तो उसने वही किया जो सत्ता के भूखे अक्सर करते हैं, पीठ में छुरा घोंप दिया। फैज तलाब खान ने मराठास को धोखा दिया और उनकी सारी मिलिट्री इंटेल चुपके से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इजीली मराठास को हरा दिया और बदले में इस बंदे को नवाब ऑफ पटौदी डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि एक तरफ इनके परिवार में कोई जिन्ना का फॉलोअर था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों का कोलैबोरेटर था। खैर समय बीतता गया और 1960 में भोपाल वाले नवाब हमीदुल्ला खान की डेथ हो गई और इसके बाद फिर से विवाद उठने लगा कि अब नवाब हमीदुल्ला खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगला वारिस कौन होगा। अब देखिए, आइडियली ना खान हमीदुल्ला खान की मृत्यु के बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसके लीगल मालिक उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को होना चाहिए था। एक तो वो सबसे बड़ी थी और ऊपर से खुद हमीदुल्ला खान ये चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी आबिदा भोपाल की अगली नवाब बने। अब इस बात के ऊपर आबिदा को ये लगने लगा था कि उसके पिता उसे फंसा रहे हैं और इसीलिए उसने ना जिन्ना से बात की और जिन्ना से बात करके वो निकल ली पाकिस्तान। वो भी काफी पैसा लेकर यहाँ से कराची चली गई। वहां उसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी। बाद में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना, यानी शहरयार खान, वो भोपाल की इसी नवाब की बेटी आबिदा का बेटा था। अब नवाब की जो बड़ी बेटी थी वो तो पाकिस्तान में निकल ली थी, लेकिन इससे क्या हुआ, नवाब ऑफ भोपाल की जो इंडिया में करोड़ों की प्रॉपर्टीज थी, यानी लैंड्स, पैलेसेस, एस्टेट्स और बिजनेसेस, वो लावारिस हो गए थे। और इस वजह से ना आबिदा की छोटी बहन साजिदा सुल्तान, उसने ये सभी प्रॉपर्टीज टेक ओवर करके ना इसकी मालिक बन गई। और देखो भाई साहब, ये ना सिर्फ एक केस नहीं है। 1947 में भारत के पार्टीशन के बाद ना लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, जिससे इनकी कई प्रॉपर्टीज जो थी वो इंडिया में छूट गई थी। अब इनिशियली भारत जब आजाद होता है ना, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहें हमारे। अब पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते रखने के लिए ना इन सभी प्रॉपर्टीज को कस्टोडियल केयर में रख दिया जाता है। कस्टोडियल केयर का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि पाकिस्तान में जो लोग गए हैं वो जब चाहे आए और इस प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर लें। पर फिर समय बीतता है, 1960 का दशक आता है और उस दशक में भारत को चाइना और पाकिस्तान अपनी असली औकात दिखा देते हैं। दोनों ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं अलग अलग समय में। अब इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को ना एक पोटेंशियल थ्रेट डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि आने वाले समय में फॉरेन पावर्स, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना, इसका बहुत भयंकर रूप से इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट कर सकती थी और इससे ना इंडिया की सॉवरेनिटी को डैमेज किया जा सकता था। अब इस चीज से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स पारित कर देती है, जिसके बाद उन सभी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके ओनर एनिमी कंट्री
यानी पाकिस्तान या चाइना शिफ्ट हो गए थे। 10 सितंबर 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तानी नेशनल्स की सारी प्रॉपर्टीज कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया इसके अधीन कर दी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी हुआ करती थी। ये जो प्रॉपर्टीज थी ना, इनमें शामिल थी लैंडेड एस्टेट, कमर्शियल एस्टेट्स, रॉयल मैंशंस, हवेलीज, शेयर्स इन कंपनीज, बैंक बैलेंसेस, बैंक अकाउंट्स, सब कुछ। अब ये जो कस्टोडियन बॉडी थी ना, उसने 9400 से ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज को ना आइडेंटिफाई किया और उनकी एस्टिमेटेड वर्थ बताई। उस समय ना उनकी एस्टिमेटेड वर्थ थी 1.1 लाख करोड़। इसमें ना परवेज मुशर्रफ की भी सभी इंडियन प्रॉपर्टीज सीज कर ली गई थी। भाई साहब, यहां पर लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। आप किसी भी एनिमी कंट्री के नागरिक को ना युद्ध के दौरान या उसके बाद भारत के अंदर प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। पर ये जो लॉ बना ना, इसमें एक बहुत भयंकर मेजर लूप होल था। इस लॉ में इसका क्लियर जवाब नहीं था कि अगर ओरिजिनल ओनर पाकिस्तान में चला जाता है लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं वो इंडिया में रह जाते हैं, जो उस प्रॉपर्टी के अगले वारिस बन जाते हैं, तो क्या होगा? तो इस केस में उस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर उस वारिस को वो प्रॉपर्टी सौंप दी जाएगी। क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस लॉ से मिल ही नहीं रही थी। अब इस लॉ की इस बात पे कोई स्टैंडिंग नहीं थी तो लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। बहुत सारे केसेस डाल दिए गए कि भाई हमारे दादा तो पाकिस्तान चले गए लेकिन हम तो इंडियन हैं, वो जायदाद हमें मिलनी चाहिए। और सरप्राइजिंगली कई कोर्ट्स ने इन्हें जायदाद वापस कर भी दी, ये कहकर कि अगर वारिस इंडियन है तो उनका हक बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जाओ ले लो वो प्रॉपर्टी। यहां से सरकार परेशान हो गई क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था और कई करोड़ की प्रॉपर्टी वापस जा रही थी। कई लोग गलत तरीके से कोर्ट से प्रॉपर्टी रिक्लेम कर रहे थे और इसी लूप होल को कई लोगों ने भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ऐसे ही ना उत्तर प्रदेश का एक नवाब ऑफ महमूदाबाद था जो 1957 में 1957 में यानी आजादी के 10 साल के बाद पाकिस्तान की नागरिकता ले लेता है और अपनी सारी संपत्ति ना पाकिस्तान को दान में दे देता है। अब जैसे ही नवाब ये करता है, इंडियन गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जितनी संपत्ति होती हैं उनको एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पे कब्जे में ले लेती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नवाब ऑफ महमूदाबाद का बेटा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं जाता है, वो वहीं रह जाता है। उसने लखनऊ सिविल कोर्ट में केस लड़ा और 2001 में जीत गया और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी वापस उसने रिक्लेम कर ली। पहले एनिमी प्रॉपर्टी जो घोषित थी अब वापस से उसके बेटे को मिल गई और वो जब चाहे उसको पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे ही सैफ अली खान की फैमिली भी भोपाल की प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं और उनकी फैमिली ये कहती है कि इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल वारिस भले ही पाकिस्तान चले गए हों लेकिन हम भी तो इसी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, तो अब सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें दे दी जाए क्योंकि हम इंडियन हैं और वारिस भी हम हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में शामिल थी भोपाल और आसपास के हजारों एकड़ की जमीन, फ्लैट्स ऑफ हाउसेज, नूर सभा पैलेस होटल, दार सलाम और अहमदाबाद पैलेसेस जैसे एस्टेट्स। और इस सब की जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी ना वो 15,000 करोड़ थी। ये ना अब काफी सीरियस कंसर्न हो गया था। पर फिर 2014 के बाद ना मोदी गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। 2014 में जब सरकार बदली तो उन्होंने ना इसके ऊपर एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की एक इंक्वायरी बिठा दी। 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने भोपाल रॉयल एस्टेट्स के पटौदी फैमिली के ट्रांसफर होने के मामले में इंक्वायरी शुरू भी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाब की जो प्रॉपर्टी है ना उसको एनिमी प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन सैफ अली खान की जो फैमिली है उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत तगड़े थे और इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण ना ऐसा नहीं हुआ। सैफ अली खान ने इस इंक्वायरी को चैलेंज कर दिया। 2017 में एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना एक कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और फिर उसको पास कर दिया गया ताकि सारे लीगल लूप होल्स जो थे ना वो बंद किए जा सकें। ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया गया था, यानी पास्ट और प्रेजेंट सारे केसेस पर अब ये लागू होगा और इस अमेंडमेंट के बाद उस एनिमी प्रॉपर्टी को अब कोई भारत का व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता था जिसका ओरिजिनल ओनर अब पाकिस्तान का नागरिक बन चुका था। ट्रांसफर, इनहेरिटेंस या सेल सब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जो भी पुराने कोर्ट रूलिंग्स थे क्लेमेंट्स के फेवर में उनको नलिफाई कर दिया गया था। इस कानून के बाद एनिमी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से
नॉन रिटर्नेबल हो चुकी थी और परमानेंटली गवर्नमेंट कस्टडी में चली गई थी। अब ये जो 2017 का अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद ना सैफ अली खान की जो फैमिली थी वो इनहेरिटेंस के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, क्योंकि इस एक्ट के बाद ओरिजिनल ओनर को ना एनिमी डिक्लेयर किया जा चुका था। इसके बाद ना कई सालों तक केस चला और अब आखिरकार इंडियन कोर्ट के फैसले के बाद सैफ से इस प्रॉपर्टी को लीगली ले लिया जाएगा। इस ऑर्डर के बाद ना सैफ अली खान अब इस संपत्ति के ऊपर कोई हक नहीं जता सकता, क्योंकि ये ना अब एक एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है। पर इस सब के बाद एक विचित्र तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक भयंकर तरीके का नैरेटिव। देखिए आजकल ना भारत के अंदर कुछ लिबरल्स और मुस्लिम ग्रुप्स ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जो करंट सरकार है ना ये मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का इस्तेमाल मुसलमान समाज को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। कोई भाई साहब जो जिन्ना को याद कर रहा है तो कोई कह रहा है कि इंडिया में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको समझने के लिए हमें एक मूल बात समझनी होगी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना कोई रिलीजियस कानून नहीं है, बल्कि ये भारत जैसे सॉवरेन कंट्री की सिक्योरिटी और नेशनल पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इस कानून की जरूरत को समझने के लिए ना बस एक सिचुएशन को सोचिए। अगर भारत के किसी पुराने किले, हवेली या मिलिट्री बेस के पास की जमीन का मालिक वो व्यक्ति हो जाए जो आज पाकिस्तान या चाइना का नागरिक है, तो भाई साहब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के समय भारत सरकार ने ये पाया था कि कई संपत्तियां खास तौर पर बॉर्डर स्टेट्स और जैसे कई शहर जैसे कि लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद में अब भी उन लोगों के नाम पर प्रॉपर्टीज है, उन लोगों के नाम पर जमीन है जो पाकिस्तान जा चुके थे या जिनके सीधे सीधे संबंध पाकिस्तान की संस्थाओं से थे। इनमें से कई प्रॉपर्टीज तो सेंसिटिव एरियाज जैसे कि आर्मी कैंप, रेलवे लाइन या फिर सरकारी इमारतों के पास थी। और मजेदार बात यह है कि भाई साहब वक्फ बोर्ड जो है ना बाद में इन्हीं प्रॉपर्टीज को अपना डिक्लेयर कर देता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 8 बीघा जमीन पर मस्जिद और दुकानें बन चुकी हैं आज की डेट में। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया तो वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है भाई, तुम लूट रहे हो। ये ना सिर्फ भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है बल्कि भारत की डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए भी खतरा है। और इसीलिए इस कानून का मकसद साफ है, कोई भी व्यक्ति जो दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान का नागरिक हो वो भारत में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति का स्वामित्व नहीं रख सकता है। पर फिर ना आखिर में सवाल ये उठाया जाता है कि एनिमी प्रॉपर्टी अधिकतर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की ही क्यों डिक्लेयर हो रही है। तो भाई साहब ऑब्वियस है कि हिंदू तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान का सिटीजन बनना नहीं चाहेगा, मुसलमान ही बनेगा ना। तो बात ना बहुत सिंपल है, ये जो एक्ट है ना ये इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए नहीं है बल्कि भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लाया गया है। इवन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में भी पॉलिसी है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 के समय ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट 1917 लागू किया था, जिसके तहत एनिमी देशों के नागरिकों की सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती थी। वहीं ब्रिटेन ने भी ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट 1939 लागू किया, जिससे एनिमी नेशंस जो थे ना उनके लोगों की प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया गया। जर्मनी में भी होस्टाइल देशों के नागरिकों की संपत्तियों पर सख्त पाबंदियां हैं और ऐसा इन देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। भारत के अंदर भी 2017 के संशोधनों के बाद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को पूरी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया गया है और इसका मतलब यह है कि अब कोई इंडियन सिटीजन भी इन प्रॉपर्टीज का वारिस नहीं बन सकता अगर इन प्रॉपर्टीज का ओरिजिनल ओनर कोई पाकिस्तानी है। इस पूरे कानून का मकसद कोई केवल टेक्निकल सिक्योरिटी उपाय नहीं है, ये भारत के संप्रभु अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। यह सवाल उठाया जाना बिल्कुल जायज है कि क्या भारत के किसी ऐसे व्यक्ति के वंशज जिसने कभी भारत के अस्तित्व के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान का चयन किया था, उन्हें भारत के भीतर संपत्तियों पर हक मिलना चाहिए। जब बंटवारे के समय बिना किसी मुआवजे के लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तो क्या ये उचित नहीं है कि जो संपत्तियां पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम्स ने छोड़ी हैं भारत के अंदर, उन्हें भारत की सरकार और जनता के हित में राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 फाइनली भारत की सुरक्षा को इस मामले में सुनिश्चित करता है। भारत के किसी दुश्मन की संपत्ति जब्त होकर भारत के काम आनी चाहिए, जैसा पूरी दुनिया में होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत को ये काम 50 साल पहले कर लेना चाहिए था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट धर्म या जाति का कानून नहीं है, ये भारत को अपने दुश्मनों से खुद को सुरक्षित करने का वैधानिक अधिकार देने वाला एक्ट है। और जो लोग भारत की सुरक्षा को सैफ अली खान के साथ हुआ अन्याय बता रहे हैं ना, उन्हें उस अन्याय को पढ़ना चाहिए जो भारत के साथ इनके पूर्वजों ने किया था। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, अन्याय या भारत का अधिकार? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जरूर देखें, वो आपको बताएगा कि अफ्रीका के अंदर हिंदू क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।